हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2025 का क्लास। और इसमें जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 15 करने वाले हैं। इसमें आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट आपका है सामाजिक अध्ययन। और इसमें जो है राजन सीरीज से जो है क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं। और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसमें हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले जो है बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आप सभी लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिएगा। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने जो है 10 क्वेश्चन समाप्त किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है 11 नंबर से करने वाले हैं। यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। और जो आंतरिक संरचना में अलग अलग परत होती हैं, भूपर्पटी, मेंटल कोर, तो इन सभी के बारे में जो है हम लोग बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी के धरातल का जो है स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक व्यवस्था और संरचना का परिणाम है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष स्थान है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व और द्रव्यमान आदि पर जो है सहमति नहीं है। भौतिक जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली मोटाई होती है कि पृथ्वी की मोटाई कितनी है, इसका घनत्व क्या है, द्रव्यमान क्या है, इस पे जो है ये वैज्ञानिक जो है इस पे सहमत नहीं है। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताया जाता है। तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। और भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो इसकी जो है 3 परतों में जो है पाना जा सकता है। अब हम अलग अलग बात करेंगे तीनों परतों के बारे में। यहाँ पे भूपर्पटी हो गया, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में जो है हम लोग एक एक करके बिल्कुल विस्तार में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूपर्पटी के बारे में। इसे क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो बाहरी बाहरी सतह होती है उसे भूपटल या भूपर्पटी कहते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है उसे भूपटल या भूपर्पटी कहा जाता है। भूपटल की मोटाई की अगर बात करें तो महाद्वीपीय क्षेत्र में लगभग जो है 35 किलोमीटर तक है। और महासागरों के नीचे लगभग जो है 5 किलोमीटर तक हो सकती है। यह परत जो है पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का जो है 0.5% जो है हिस्सा है। जो भूपर्पटी है, ऊपरी सतह पृथ्वी की बाहरी सतह भूपर्पटी, ये 0.5% जो है ये हिस्सा है पृथ्वी का जो संपूर्ण द्रव्यमान है। भूपटल मुख्यतः जो है बेसाल्ट और ग्रेनाइट से जो है बना होता है। यह परत जो है आंतरिक परतों की अपेक्षा जो है अधिक ठंडी होती है और कठोर होता है। भूपर्पटी का जो है औसत अगर घनत्व की बात करें, डेंसिटी, तो 2.75 से लेकर 2.90 तक इसका घनत्व होता है। अगर IUGG यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार अगर देखें तो भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग 30 से जो है 33 किलोमीटर के मध्य होता है। अब हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया भूपर्पटी के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं कि मेंटल क्या होता है। यह पृथ्वी की सतह के जो है भूपर्पटी के बीच लगभग जो है 100 से 2900 किलोमीटर के नीचे जो है विस्तृत होता है। यह पृथ्वी के आयतन का 16% होता है। और इसके ऊपरी भाग में जो है एक अर्ध तरल, ठीक है, अर्ध तरल मतलब सेमी लिक्विड परत होती है जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसी परत में जो है मैग्मा धरातल से बाहर निकलता है। यही परत है जिसमें मैग्मा जो है धरातल पर बाहर निकलता है। और मेंटल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ठीक है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग ये 70% हिस्सा जो है रखने वाला मेंटल क्षेत्र
ठोस चट्टानों से जो है ये बना हुआ है। मेंटल परत जो है मुख्यतः लौह, मैग्नीशियम, सिलिकेट से जो है ये बना होता है। अब इसके बाद में हम लोग जो है कोर की बात करते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, भीतरी परत ही इसको कहा जाता है। तो यह पृथ्वी की संरचना की सबसे जो है भीतरी परत होती है। यह पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक विस्तृत होता है तथा पृथ्वी के क्षेत्रफल का जो है ये 83% निर्मित करता है। केंद्रीय भाग जो है अत्यंत भारी पदार्थों से बना होता है जो उच्चतम सघनता से संगठित होता है। अगर इस भाग की बात करें तो इसमें जो है निकिल और लौह धातुओं से बना होता है। भारी मिश्रित धातुओं एवं सिलिका से बने एक संक्रमण क्षेत्र तथा केंद्र को बाहरी परतों से पृथक किया जाता है। यह दो भागों में विभाजित किया जाता है जिसे जो है कोर कहा जाता है। पृथ्वी के समस्त आयतन का अगर बात करें तो आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही जो है भूपर्पटी है और लगभग 16% मेंटल है और 83% जो है कोर होता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 12 नंबर यहाँ पे दिया कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए और 2022 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग देखते हैं कि भारत का जो संविधान है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसकी जो है प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो भारतीय संविधान जो है अत्यंत विस्तृत है और व्यापक है। भारतीय संविधान विश्व की विस्तृत संविधानों में से जो है एक माना जाता है और इसमें प्रारंभ में जो है अगर इसमें अनुच्छेद भाग और अनुसूची की बात करें तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और अगर वर्तमान में बात करें कि भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद हुए हैं, क्योंकि अलग अलग संशोधन हुए तो उसमें कुछ आर्टिकल जोड़े गए और कुछ भाग जोड़े गए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 445 अनुच्छेद अगर वर्तमान में बात बात करें और भाग 22 से लेकर 22 के बाद जो है यहाँ पे 25 भाग हो गया है वर्तमान में और 12 जो है अनुसूचियां हैं। ठीक है। एक मिनट रुकिए। हाँ। हेलो। किस पे, गूगल पे कि पेटीएम, कहाँ भेजे हो? ठीक है कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए आप लोग, उसके बाद में जो है पैसा भेज दे थोड़ा। हाँ, तो हम लोग जो है बात कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद भाग और अनुसूची के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है प्रारंभ में जो है 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी और अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 445 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां देखने को मिलेंगे। आइवर जेनिंग ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। तो यहाँ पे जो है आइवर जेनिंग्स का कथन आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो है राजन सीरीज में दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड दिया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब क्या होता है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार ये सभी जो शब्द दिया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ मतलब ये होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब ये होता है कि हम जो है अपने देश का कानून नियम बनाने के लिए जो है सक्षम है। इसमें किसी बाहरी देश की यानी बाहरी रूप से जो है हम लोग किसी की आवश्यकता नहीं है। हम खुद बनाने में जो है नीतियों का निर्माण करने में जो है सक्षम है। तो ये इसका मतलब यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रस्तावना में शब्द दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। ठीक है।
आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, जैसा कि हमने बताया कि अपनी नीतियों का निर्माण जो है हम लोग नीतियों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इसमें किसी बाहरी देश की जो है आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड नंबर में भारत के संविधान की विशेषताओं की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि समाजवादी। समाजवादी शब्द भी जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। तो इसमें दिया है कि समाजवादी राज्य से अभिप्राय होता है कि सभी को अपने विकास एवं उन्नति के जो है समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी जो भारत के नागरिक है सभी को जो है उनके विकास के और उनकी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सब लोग अपने अनुसार जो है विकास कर सकते हैं। 4 नंबर में दिया है कि संघात्मक शासन, यानी भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई है। यहाँ 2 सत्ताएँ केंद्र और राज्य में देखने को जो है आप सभी लोगों को मिलेगा। इनके बीच शक्तियों का जो है स्पष्ट विभाजन किया गया है। जैसे सूची के बारे में आप लोग देखा होगा कि जो है संघ सूची, राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। जो संघ सूची होता है, संघ सूची मतलब केंद्र सूची। इसमें क्या होता है कि केंद्र जो है कानून बनाता है और उसके बाद में एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची में जो है राज्य अपना कानून बनाता है राज्य को चलाने के लिए। और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है मिलकर कानून बना सकते हैं। जैसे हो गया शिक्षा का अधिकार जो होता है, ठीक है? शिक्षा से संबंधित जो भी कानून बनाया जाता है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप लोग इसको बताइए कि ये पहले जो है ये संघ सूची यानी ये केंद्र संघ सूची में आता था। इसको समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया है? इसको आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है? किस संशोधन के द्वारा जो है इसको समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया। उसके बाद में हम 5 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में भी जो है ब्रिटेन के बाद जो है संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, विधायिका के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधायिका जो होती है निम्न सदन जिसे कहते हैं लोकसभा और उच्च सदन को जो है राज्यसभा कहते हैं। तो निम्न सदन में जो है लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। उसके बाद में 5 की बात करें यहाँ पे 6 नंबर में दिया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ पे है कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग आप लोग किसी धर्म को जो है मान सकते हैं, ठीक है? तो संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अर्थात भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। यानी जो भारत राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। आप किसी भी धर्म को जो है स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भारतवासी किसी भी धर्म को जो है स्वतः अपना सकते हैं, ठीक है? 7 नंबर में दिया है कि मूल अधिकारों की व्यवस्था। इसमें मूल अधिकार दिया है। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को मुख्यतः 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। इसके बारे में हम लोग 6 मूल अधिकारों के बाद बात करने वाले हैं। यहाँ पे दिया है कि समानता का अधिकार, ठीक है? और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद में यहाँ पे 8 नंबर में दिया है, जैसे यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आपको शिक्षा का अधिकार है, आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, लेकिन सभी धर्म का आदर करना आपके अंदर होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो है अधिकार उस पे जो है कार्रवाई कर सकते हैं और स्वतंत्र का अधिकार, आप लोग स्वतंत्र हैं। 8 नंबर में दिया है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, मतलब है कि डीपीएसपी, ठीक है? संविधान में नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद में 9 में भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग 9 बात करते हैं। यहाँ पे 9 में दिया है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख, यानी आपका कर्तव्य क्या होता है, ठीक है? इसके लिए मतलब बिल्कुल बाध्य नहीं है, आप लोग कर्तव्य जो है निभा सकते हैं। तो भारतीय संविधान में जो भाग 4 का है, इसको जो है बाद में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में भाग का में भारतीय नागरिकों के लिए जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इनमें 10 मूल कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था और 11वां मूल कर्तव्य की बात करें, पहले जो है 10 था और उसके बाद में 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है
इनमें सम्मिलित किया गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो ये 66वें संविधान संशोधन 2002 में जो है कौन-सा मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया था? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे 10 नंबर में दिया है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जो है स्थापना की गई है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय जो होता है भारत का सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का जो है रक्षक होता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 13 नंबर में दिया है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अंतर बताइए। चंद्र ग्रहण क्या होता है और सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको अगर आप लोग विस्तार से पढ़ना चाहें, ठीक है, फिगर के साथ, तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर वहाँ पे एग्जाम रद्द बैच के अंतर्गत जो है हमने साइंस में जो है बिल्कुल विस्तार से ये पढ़ाया है, जिसमें सौर मंडल वाले टॉपिक में इस पे हम लोग विस्तार से बात किए हैं। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अगर हम अंतर की बात करें तो जो ये चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण के समय जो है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है, ठीक है। और उसके बाद में अ बीच में जो है आ जाती है, जिसके कारण चंद्रमा पर धरती की परछाई जो है दिखाई नहीं देती है और इसी को जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इसको आप लोग जो है यहाँ पे 3 पैरामीटर आप लोग याद किए रहिएगा, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। यहाँ पे कौन-सा बीच में रहता है? जैसे यहाँ पे पृथ्वी हो गया, पृथ्वी जो है ये आपका पृथ्वी हो गया, ये बीच में रहेगा, इधर चंद्रमा हो जाएगा आपका, ये मून हो गया और उसके बाद में इधर सन हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण तभी होता है जब जो है पृथ्वी बीच में रहती है और चंद्रमा चंद्रमा और सूर्य के बीच में रहती है। उसके बाद में सूर्य ग्रहण क्या होता है कि इसमें यहाँ पे जो है इधर-उधर करना है बस। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। अब यहाँ पे चंद्रमा जो होता है, ये मून जो होता है आपका, ये यहाँ पे सन हो गया और उसके बाद में यहाँ पे अर्थ हो गया। तो इसमें जो है चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है, इसको जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य कम दिखाई देता है और चंद्रमा की परछाई जो है पृथ्वी पर पड़ती है, तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 14 नंबर में दिया है कि भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। जो भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में बताना है और उसके बाद में जो भारतीय कृषि है इसके महत्व के बारे में बताना है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि जोत इकाइयों की अधिकता एवं उसके आकार का कम होना और भारतीय कृषि में जोत के अंतर्गत जो है कुल क्षेत्रफल खंडों में विभक्त है तथा सभी खंड दूरी पर जो है स्थित हैं। भूमि पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जनसंख्या का अधिक भार है। कृषि उत्पादन मुख्यतः प्रकृति पर जो है निर्भर करती है। उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर में दिया हुआ है कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चोल प्रशासन जो है इसकी प्रमुख विशेषताओं का जो है उल्लेख करना है, इसकी क्या विशेषताएं थी। 2022 में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उनका स्थानीय स्वशासन था, ठीक है। उनका जो है स्थानीय स्वशासन स्वशासन था और ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाइयां थी और ग्राम का जो है प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। इसमें जो है ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। चोल शासकों ने से इस अभिलेखों से इस व्यवस्था का जो है विस्तृत प्रभाव पड़ता है और व्यवस्था आर्थिक, सामाजिक और अपना पर अपनापन आधारित होता है, ठीक है? अपमा पर आधारित होता है। उसके बाद में हम 16 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे अशोक का जीवन परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियों का पर प्रकाश डालिए। तो इसकी जो है जीवन परिचय इसका बताना है, ये जो अशोक हैं और उसके बाद में इनकी क्या-क्या उपलब्धियाँ थी, इस पर भी जो है प्रकाश हमको डालना है। 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो सम्राट अशोक की बात करें तो ईसा पूर्व 304 ईसा पूर्व से जो है 232 ईसा पूर्व विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे अशोक महान। और अशोक जो है बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा माने जाते थे और अशोक के प्रयासों से ही बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, चीन के साथ साथ जो है जापान तक पहुंचा।
बुद्ध धर्म को उसने जो है अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाया था, यानी बुद्ध धर्म को इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद में 17 नंबर में दिया हुआ है कि मेगास्थनीज का भारत वर्णन कीजिए, यानी मेगास्थनीज ने भारत पर आया तो इसका जो है वर्णन करना है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेगास्थनीज की बात करें तो ये जो है एक यूनानी जो है राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आया था। यूनानी सामंत सेलुकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से जो है 305 ईसा पूर्व भारत पर जो है आक्रमण किया था, किंतु उसे जो है संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार अगर मेगास्थनीज का नाम जो है राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में जो है रहा था, ठीक है। संधि के दौरान जब संधि हुआ था तो उसमें मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है कुछ दिन तक रहा था। जो कुछ भारत में देखा उसे अपनी पुस्तक इंडिका, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो है भारत में देखा जो कुछ भारत में इसने देखा मेगास्थनीज ने, उसने जो है इंडिका में विस्तृत वर्णन किया। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर जो है पाटलिपुत्र होता था। यह नगर जो है गंगा और सोन के जो है संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई जो है 2.25 मील और नगर के चारों ओर एक दीवार है। इसमें यानी ये जो इंडिका है मेगास्थनीज द्वारा इसमें ये अपना ये वर्णन किया है, और जिसमें 64 द्वार हैं, 570 दुर्ग हैं और नगर के अधिकांश भवन जो है लकड़ी के बने हैं। तो यहाँ पे मेगास्थनीज के बारे में हमने देखा कि जो है किसकी रचना किया है, इंडिका की रचना किया है, यहाँ पे ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और पाटलिपुत्र नगर को जो है भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है, ठीक है। गंगा और सोन ये यह नगर जो पाटलिपुत्र नगर है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है बसा हुआ है। तो ये सभी बातें जो है आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद में 18 नंबर में दिया है कि राजपूत कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। जब राजपूत का जो है काल था तो उसमें जो है सामाजिक दशा का वर्णन करना है। किस प्रकार से जो है सामाजिक दशा था, तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजपूत युग में समाज वर्णों उपवर्गों में जो है बटा था। जैसा कि हमने अतलगुत्तरीय प्रश्न में बताया था कि ये राजपूत काल में जो है समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो ये जो है 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य और शूद्र। जिस प्रकार से वैदिक सभ्यता में जो है वर्णों को जो है बांटा गया था, उसी प्रकार से यहाँ भी जो है राजपूत कालीन में जो है सामाजिक वर्णों को जो है 4 भागों में बांटा गया था। तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। शूद्र क्या होते थे कि ये जो है सेवा करते थे, कि समाज में ब्राह्मणों का विशेष महत्व होता था। जो ब्राह्मण होते थे उनका जो है विशेष महत्व होता था। और उसके बाद में जैसे हो गया लोहार हो गया, सुनार हो गया, चर्मकार आदि के कुटीर उद्योग धंधे प्रचलित थे इसमें, ठीक है। जो कुटीर उद्योग धंधे थे इसमें राजपूत कालीन में जो है प्रसिद्ध थे। इस युग में जो है नवीन जात का जो है उदय हुआ, जिसे कायस्थ कायस्थ के नाम से जो है जाना जाता था। स्वभावतः लिपिक थे, ये जो है लिपिक थे। उसके बाद में 19 नंबर में दिया है कि चालुक्य वंश का जो है संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो चालुक्य वंश है इसका जो है संक्षिप्त में जो है वर्णन करना है। 2022 में ये क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पे दिया है कि चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था, जिसने 6वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच जो है दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। सौराष्ट्र में चालुक्यों के शासन को अमीरों द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। 10वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही इस अवधि के दौरान उन्होंने 3 संबंधित अभी तक व्यक्तिगत राजवंशों के रूप में शासन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 नंबर में दिया है कि महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों को जो है स्पष्ट करना है। कि इसके ये जो महमूद गजनबी था और मोहम्मद गौरी था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये भारत पर जो है आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसके उद्देश्यों के बारे में हम लोग देखते हैं, ये 2022 में जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो महमूद गजनबी का आक्रमण सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे महमूद गजनबी ने जो है पश्चिमी एशिया के छोटी सी रियासत गजनी राज्य की जो है स्थापना की थी। वह तुर्क सरदार था। वह गजनी रियासत का एक उत्तराधिकारी भी था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत की धन संपदा
के विषय में जो है गाथाएँ सुन रखी थी। तो ये जो है गाथाएँ सुनी थी और उसी को जो है सुनने के बाद ये भारत में आया था। अतः अपने राज्य को जो है समृद्ध राज्य बनाने के लिए 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था, जो कि 16वाँ आक्रमण इसमें जो है सोमनाथ मंदिर पर किया था। और महमूद गजनबी का इशारा भारत पर आक्रमण कर केवल जो है धन दौलत लूट कर ले जाना था। उसके पंजाब उसने जो है ये उसने रहेगा उसने पंजाब, मुल्तान और भटिंडा, नगरकोट, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, सोमनाथ मुख्य आक्रमण के केंद्र थे। ये सभी जो दिए हैं ये इसके मुख्य आक्रमण के केंद्र थे। महमूद गजनबी का भारत में सबसे प्रसिद्ध जो है आक्रमण माना जाता है सोमनाथ के मंदिर पर। ठीक है। वहां से उसने बहुत सा धन, सोना, चांदी लूटा तथा उसे अपने गजनी राज्य में जो है ले गया था। यानी इसका ये मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से भारत के धन को जो है लूट कर ले जाया जाए। महमूद गजनवी की विनाश लीला के संबंध में मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बिरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भी भारत आया था। ठीक है। ये जो है महमूद गजनवी के साथ अल-बिरूनी जो था ये भारत आया था। महमूद ने भारत की समृद्धि को जो है बर्बादी में बदल डाला था। भारत की समृद्धि को बर्बादी में बदल डाला था, ये इसने अल-बिरूनी ने जो है लिखा है। उसके आक्रमण से देश को जो है सांस्कृतिक तथा आर्थिक हानि हुई थी। ठीक है। समकालीन हिंदू राजाओं ने महमूद गजनवी का जो है सामना किया था, किंतु राजनीतिक एकता के अभाव में वह असफल रहे थे। लगभग 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी और भारत के लिए वह एक आतताई लुटेरा था। ठीक है। उसके बाद में हम लोग अब देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी की बात करें तो महमूद गजनवी के शासन के लगभग 150 वर्ष बाद जो है अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क का शासक मोहम्मद गौरी भारत पर जो है आक्रमण करने आया था। कब आया था? 150 वर्ष बाद, जब महमूद गजनवी के शासन के बाद जो है 150 वर्ष बाद जो है ये मोहम्मद गौरी आक्रमण करने आया था भारत पर। मोहम्मद गौरी ने जो है भारत में सबसे पहले 1175 ईस्वी में पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया था तथा सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार जो है कर लिया था। भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए गौरी ने जो है मुल्तान शहर के आक्रमण के पश्चात गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर जो है आक्रमण किया था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है हार गया था। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था कि धन प्राप्ति और इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना। गुजरात की हार के से निराश होकर जो है गौरी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने पंजाब पर जो है कब्जा करने की योजना बनाई। 1090 ईस्वी में उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया और भटिंडा को अपनी राजधानी बनाया। पंजाब पर जो है ये 1190 ईस्वी में जो है अधिकार कर लिया और भटिंडा जो है उसको अपना राजधानी बनाया। इस समय भारत में हिंदू राज्य में अजमेर और दिल्ली में चौहान राज्य और गुजरात में जो है सोलंकी राज्य, कन्नौज में गढ़वाल राज्य और बंगाल बिहार में सेन राज्य तथा बुंदेलखंड में चंदेल राज्य शासन में थे। दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल तथा होयसल प्रमुख राज्य थे। तो उस समय जो है जब ये मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जो ये अलग-अलग राज्य से, जैसे गुजरात के सोलंकी व कन्नौज में राज्य और बंगाल बिहार में सेन राज्य, बुंदेलखंड में चंदेल राज्य, ये सभी जो है उस समय शासन में थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और इसमें जो है हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग कल के वीडियो में जो है 21 नंबर से जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो है आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है इसका फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करिए
और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल की वीडियो में जो है 21 नंबर से करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।